चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहले विधानसभा चुनाव यानी महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आए। मोदी और बीजेपी के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा की तरह थे। जिस राष्ट्रवाद के सहारे बीजेपी दोबारा सत्ता में आई वो इस बार फेल हो गया। हालांकि हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, फिर भी बहुमत से दूर रही, और उधर महाराष्ट्र में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन पिछली बार से कम है। यानी राष्ट्रवाद पर बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी हो गए। हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। ये 370 हटाने का फैसला आपको मंजूर है? आप खुश हैं? मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। न राष्ट्रवाद काम आया। राष्ट्रहित में ले गए फैसले से आप अधिक खुश हुए हैं? न 370 का दांव चला। ये 370 हटाने का फैसला आपको मंजूर है? हरियाणा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। इस बार हरियाणा अब तक के हरियाणा के राजनीति चुनाव के सारे समीकरणों को, सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके आगे निकलने वाला है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें पहले से कम। मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। क्या बीजेपी को अहंकार ने कमजोर कर दिया? 23 मई शाम तक पता चल जाएगा। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। मई में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और मोदी राज 2 का आगाज हुआ। लेकिन 6 महीने बाद ही महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन औसत ही रहा, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्रवाद के जहाज पर सवार होकर बीजेपी का कमल जबरदस्त खिलेगा, जिसमें दूसरे दलों की इच्छाएं मुरझा जाएंगी। दावा भी ऐसा ही किया गया था। पीएम मोदी, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर और देवेंद्र फडणवीस ने आसमानी दावे किए थे, लेकिन सभी के सभी हवा हवाई हो गए। हरियाणा में 70 पार और महाराष्ट्र में 200 पार सीटों की ताल ठोकी गई थी। कांग्रेस हो या फिर उसके महामिलावटी साथी, सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या एक काम मेरे लिए आप कर सकते हैं? क्या मेरे लिए करेंगे? शिवेंद्र जी और उदयन राजे जी अब तक जितने ज्यादा वोटों से जीते हैं वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के देंगे क्या? उनके ही सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। तो मेरी बात पूरी करोगे आप लोग? मैं बराबर देखूंगा रिजल्ट। जब बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना की उम्मीद की जा रही थी, तो विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया ये बीजेपी के अहंकार का ही फल है। हरियाणा के मतदाताओं ने जनादेश दिया है वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, और जो 75 पार का नारा लगा रहे थे आज वो 30 और 35 के आंकड़े तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की लोगों का धन्यवाद करता हूं। जो जनादेश है भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार को सत्ता से बाहर करने का जनादेश है। स्पष्ट रूप से जो सरकार 3 महीने पहले 80 सीटों पे जीती हो लोकसभा चुनाव में, और लगातार हर चैनल 80 से ज्यादा सीटों को दे रहा हो, वो आज 35 और 40 के बीच में घूम रही है, रह गई हो उनकी संख्या सिकुड़ के। स्पष्ट रूप से जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए ये जनादेश दिया है। बदलाव की निशानी है, परिवर्तन की निशानी है। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा प्रगति के पथ पर चलेगा। अब सिर्फ हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी ने पिछली बार 47 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर के रूप में एक ऐसे चेहरे को सीएम बनाया जो सियासत में नया नाम था, लेकिन सत्ता आते ही खट्टर ने हंटर शाही से सरकार चलाई, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है।
खासतौर से खट्टर सरकार पर कई घोटालों का भी आरोप लगा। प्राइवेट बसों के टेंडर में घोटाला, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला, बिजली निगम घोटाला, वाहनों का ओवरलोडिंग घोटाला, जीएसटी घोटाला और दवा घोटाला। घोटालों का असर कहें या अहंकार कह लें या खट्टर शासन की कमजोरी, जो भी हो, इस चुनाव में बीजेपी में वो दमखम नहीं दिखा। हाँ, कई मौकों पर खुद मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्रियों के विवादित बयान जरूर दिखाई दिए। सारे देश में लगे घूमने कि कांग्रेस के अंदर कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए, उनको नेशनल प्रेसिडेंट अच्छा सा मिल जाए। ढूंढते ढूंढते 3 बजे बता दिए और 3 बजे बाद कौन बढ़ा? सोनिया गांधी। फिर वही गांधी परिवार के थोड़ा पहाड़ निकली चुईया। एक तरफ विवादित बयान, दूसरी तरफ घोटालों का आरोप, और इसके बाद बीजेपी ने कुछ जीते हुए चेहरों के टिकट काट दिए। जमीनी तौर पर बीजेपी में वो बात नहीं दिख रही थी जैसी 2014 के चुनावों में थी। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। हाँ, इतना जरूर है, स्थानीय मुद्दों के अलावा पूरा जोर राष्ट्रवाद पे था, जिसमें पाकिस्तान को धमकाने पर ज्यादा जोर था। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। बीजेपी पाकिस्तान को कोसती रही और उधर जनता ने बीजेपी को कोसना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी अभी भी हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत नहीं मिला है। जबकि दावा 70 सीटों का किया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट आया तो आंकड़े बदल चुके थे। आंकड़ों की अगर बात करें तो हरियाणा में 2014 में बीजेपी को 47 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 40 सीट ही मिल पाई है। उधर कांग्रेस पहले से मजबूत हुई। पिछली बार महज 15 सीटें थी, इस बार कांग्रेस को 31 सीटें मिली हैं। अब सवाल यह है कि 6 महीने पहले चमकने वाली मोदी की धार कम कैसे हो गई? राष्ट्रवाद पर बेरोजगारी हावी पड़ गई। कश्मीर के बजाय लोगों ने स्थानीय मुद्दों पर वोट किया। खट्टर सरकार की तुलना पुरानी सरकारों से की गई। नोटबंदी, जीएसटी भी बड़े फैक्टर बने। ये हाल तो तब हुआ जब हरियाणा में कांग्रेस बेजान सी थी। राहुल गांधी प्रचार में देरी से पहुंचे, तो वहीं 1 महीने पहले ही पूर्व सीएम हुड्डा को मनाया गया। लेकिन बीजेपी इन सबका फायदा नहीं उठा पाई, जिसका नतीजा ये रहा कि वोटिंग कम हुई और बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। इसी तरह का हाल महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले कम रह गई हैं। कहा जा रहा है कि सरकार के कामकाज से लोग ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखे। जीएसटी, नोटबंदी के बाद पीएमसी बैंक के करप्शन ने लोगों को और नाराज कर दिया। बस इसी मौके को एनसीपी कांग्रेस ने ताड़ दिया। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों राज्यों के चुनाव को मोदी की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। नतीजों के बाद मोदी परीक्षा में तो पास हो गए, लेकिन ग्रेड के हिसाब से नीचे खिसक गए। अब इसके लिए बीजेपी की मौजूदा नीतियां जिम्मेदार है या राज्य सरकारों की छवि? ये तो विश्लेषण का विषय है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। तो आज का दिन जाहिर तौर पर चौंकाने वाला रहा और कई संकेत भी देकर गया। हरियाणा में सरकार पर पेंच फंस गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि जनता ने दोनों राज्यों में हम पर विश्वास जताया, अब हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे साथियों के प्रति जो विश्वास जताया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं उनका अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। महाराष्ट्र की और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे।
त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं रखेंगे। आपने जो विश्वास रखा है उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे। जो राजनीतिक पंडित आज इस चुनाव नतीजों का एनालिसिस कर रहे हैं, हरियाणा अपने आप में एक अभूतपूर्व विजय है। अभूतपूर्व इसलिए है कि आम तौर पर इन दिनों एक सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके दोबारा जीतने की घटनाएं बहुत कम है। एक सरकार आती है, 5 साल रहती है, फिर दूसरी आती है, फिर 5 साल रहती है। ऐसे वातावरण में दोबारा सबसे बड़े दल के रूप में विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करके आना, ये बहुत बड़ी बात है। सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे और उसका परिणाम है कि आज दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे हरियाणा से आए। इस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंडिया न्यूज से खासतौर पर बातचीत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि यह खट्टर सरकार की जन विरोधी नीतियों की हार है। हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी, जिस तरीके के नतीजे आए, क्या कहेंगे सबसे पहले इनको लेकर, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने पहले कहा था कि अंडर करंट है। मौजूदा सरकार जो हरियाणा की थी, इसके खिलाफ अंडर करंट था, क्योंकि 5 साल इस बीच की कई बार मैंने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, तो कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं था। और वो सामने आ रहा है। हंग असेंबली आई है, लेकिन जनादेश इस सरकार के खिलाफ आया। तो जो भी जनादेश लेके आए हैं इसके खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे आरएलडी है, चाहे बीएसपी है, चाहे इंडिपेंडेंस है, सबको जनादेश का मान सम्मान करते हुए एक मजबूत सरकार देनी चाहिए। एक बात आपने, क्योंकि बात थी जेजेपी को, इनेलो को और इसके साथ साथ अन्य दलों को साथ मिलकर के निर्दलीयों की बात की जाए, मिलने की बात थी, क्या किसी से कोई संपर्क हुआ या इस तरह की बातें भी आ रही कि उनको रोका जा रहा है? नहीं, अभी तो मैं काउंटिंग में हूँ, किसी संपर्क नहीं, लेकिन ये इंडिपेंडेंस को जरूर प्रयास किया जा रहा है। मेरे पास कंप्लेंट आई है कि कुछ अधिकारी उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, ऐसा ना करें। आपने एक बात कही थी कि 4 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, क्या इस तरह का कुछ आगे सिनेरियो को तैयार किया जाएगा अगर तमाम दल साथ जुड़? पहले तो सरकार बनाने का हमारा उद्देश्य है, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा वो मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है। जो बात कही है, मान लो मेरे को जिम्मेवारी मिली तो जो बात कही है वो करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। हरियाणा में माना यह जा रहा है कि सत्ता की चाबी फिलहाल जेजेपी के पास है। खबर है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता उनसे संपर्क में हैं। जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला किंगमेकर की भूमिका में आते ही कई बार बदल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। हरियाणा में माना यह जा रहा है कि सत्ता की चाबी फिलहाल जेजेपी के पास है। खबर है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता उनसे संपर्क में हैं। जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला किंगमेकर की भूमिका में आते ही कई बार बदल चुके हैं। कई बार उन्होंने बयान भी दिए। आज हरियाणा बदलेगा, हरियाणा परिवर्तन की राह पर चलेगा, हरियाणा के अंदर एक नया उदेगा। और ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के सत्ता की जो विधानसभा की जो चाबी होगी वो जननायक जनता पार्टी के हाथ में होगी। टू अर्ली टू से, we'll call a meeting of our all MLAs elected, decide who will be the leader in the house, and then move forward that who will take the lead.
ये कह रही है कि आप उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्द आपके साथ मिलकर वो सरकार मैं ये जितने आपके कैमरे हैं इसी के संपर्क में हूँ। मैं सिर्फ पोलिंग बूथ में अपना रिजल्ट लेके आया हूँ, वो प्रिंट आउट लेके आया हूँ कि ऑफिशियली हर चीज प्रॉपरली चलती है। ना मेरे पास कोई कांग्रेसी आया ना बीजेपी वाला है। मैं तो हरियाणा की जनता के बीच में जाकर उनसे पूछ कर निर्णय लूंगा कि हरियाणा के हित के लिए जो हमारे मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं, 75% रोजगार की बात हो, हर गांव में आरओ प्लांट की लाना, जो एग्री करेगा उसके ऊपर जरूर हम। हरियाणा से रुका महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना से खींचतान भी शुरू हो गई। सीएम पद को लेकर शिवसेना के तेवर बदल गए हैं, जबकि पहले फडणवीस को सीएम दोबारा बनाना तय हुआ था। सवाल उठता है, अब महाराष्ट्र में सीएम क्या शिवसेना तय करेगी? बहुमत मिल गया, अब सीएम कौन बनेगा? महाराष्ट्र में अब बड़ा भाई कौन? क्या शिवसेना तय करेगी सीएम? बीजेपी और शिवसेना दोनों की तरफ से खुशियों भरी तस्वीरें आ रही हैं। जश्न का मौका है, झूमना भी चाहिए, लेकिन ये खुशी तब कुछ फीकी पड़ जाती है जब बात सीएम की आती है। हालांकि बीजेपी की पसंद शुरुआत से ही मौजूदा सीएम ही रहे हैं, यानी केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। महाराष्ट्र में और हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र जी का भी पहला अनुभव, मनोहर लाल जी का भी पहला अनुभव। ये दोनों लोग कभी किसी सरकार में मंत्री भी नहीं थे। जब सब कुछ तय था तो सीएम पर पेच क्यों फंसा? दरअसल नतीजे आने के बाद से शिवसेना अध्यक्ष खड़े तेवर में कह रहे हैं, हमें बीजेपी से बेशक कम सीटें मिली हैं, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 2014 से बेहतर है। पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%। अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। जितनी सीटें हम लड़े उसमें से 70% सीटों पर हमने विजय हासिल की है। पिछले चुनाव में महाराष्ट्र के जो कुल वोट है, उन वोट में हमको 28% वोट मिले थे 260 सीटें लड़कर, और हमको तकरीबन 26% वोट मिले हैं मात्र 150 सीटें लड़कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पिछले बार से अधिक वोट भी मिला है, स्ट्राइक रेट भी मिला है, और सीटों में मैं ये मानता हूं कि कुछ सीटें हमारी कम हुई है क्योंकि हम कम सीटें लड़े। बीजेपी की सीटें पिछली बार से कम है, ऐसे में शिवसेना को मौका मिल गया है। चर्चा सीएम पद की भी हो रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जैसा तय हुआ था वैसे ही सरकार का सफर आगे बढ़ेगा। शिवसेना का और हमारा जो तय हुआ है उसके अनुसार ही हम आगे जाने वाले हैं। जो तय हुआ है वो सही समय पर आपको पता चल जाएगा। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। राज्य में जिस सियासी ताकत को पाना शिवसेना का लक्ष्य रहा था, शिवसेना को अब लग रहा है कि वो उस ताकत को हासिल करने के पास जा पहुंची है। शिवसेना को 58 सीटें हासिल हुई हैं। शिवसेना को लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास बेशक हों, लेकिन सत्ता की चाबी उसी के पास है। इसीलिए नतीजों के बाद अब उद्धव ठाकरे डील करने की स्थिति में आ चुके हैं। दरअसल सारा पेच आदित्य ठाकरे को लेकर फंसा हुआ है। उद्धव चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता पर उनके सुपुत्र काबिज हों, लेकिन फडणवीस के होते ये मुमकिन नहीं लगता। हालांकि शिवसेना से आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की आवाज उठती रही है, जिसे बीजेपी अपने हिसाब से दबाती रही है। लेकिन अब शिवसेना खुलकर इस बारे में बात करने को तैयार दिखती है। आपके मुंह में घी से 2014 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था और कुल 63 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी। 2019 में शिवसेना को 58 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को पिछली बार 122 और इस बार 103 सीटें मिली। शिवसेना के लिए खुशी का मौका डबल है। एक तरफ सरकार बन रही है, दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने के लिए बीजेपी के साथ डील की स्थिति भी बन गई है। यानी शिवसेना इस बार खामोश नहीं बैठने वाली। हो सकता है अगर बीजेपी आदित्य ठाकरे को डेप्यूटी सीएम बनाने पर तैयार हो जाती है तो शिवसेना फिर केंद्र सरकार में बड़ी डील कर सकती है, और इस बार शिवसेना को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शिवसेना बार्गेन करना चाहती है महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर, लेकिन हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सीएम पद को लेकर ही। बड़ी खबर यह है
कि मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है और इस बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जो बीजेपी हेडक्वार्टर में जो कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया गया, वहां मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की। उसी समय यह संकेत मिलने लगे थे कि शायद बदलाव ना हो हरियाणा में, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो उसी संभावनाओं पर मुहर लगाती हुई। और बड़ी खबर यह कि यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे थोड़ी देर पहले तारीफ की थी, तभी संभावना लगने लगी थी जिसकी मुहर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में खट्टर के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, फडणवीस और मुख्यमंत्री खट्टर को लेकर बीजेपी आलाकमान के मन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस बात पर चर्चा हुई, लेकिन औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो राजनीतिक स्थिति है कि सरकार किस फॉर्मेट में होगी, किस तरह से बनाई जाएगी, किसका समर्थन मिलेगा, उसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि सूत्रों का यही दावा है और कि जो हरियाणा में सरकार है उसमें जो निर्दलियों का समर्थन मिलेगा और मुख्यमंत्री खट्टर ही होंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस पर मुहर लगाई है, लेकिन औपचारिक ऐलान जब निर्दलियों का समर्थन औपचारिक तौर पर मिल जाएगा सभी निर्दलियों से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा मिलकर बात करेंगे और उसके बाद अंतिम रूप उस सरकार को दिया जाएगा। उसके बाद से ऑब्जर्वर औपचारिकता के लिए जो 2 ऑब्जर्वर तय किए जाएंगे बीजेपी आलाकमान की तरफ से, क्योंकि सारे अब निर्णय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दिए गए हैं। वो इस बारे में डिसीजन लेंगे कि पूरा सरकार की शक्ल और उसका स्वरूप किस तरह का होगा। जब ये फैसला लिया जाएगा उसके बाद औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री खट्टर के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र में क्योंकि शिवसेना की जिस तरह से तेवर सामने आया है उसको देखते हुए भी। ठीक है, चलिए यतेंद्र, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।